हेलो एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, लिस्ट देखेंगे कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि टैक्सेबल रहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। मतलब आरसीएम में ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो कि लायबल रहते हैं टैक्सेबल के लिए। तो इसमें एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि गुड्स कौन कौन से होते हैं, सप्लायर क्या होना चाहिए, रेसिपेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड। रेसिपेंट मतलब कि रिसीवर। तो आपको पता होगा, इससे प्रीवियस सेशन में हमने रिवर्स चार्ज देखा था कि रिवर्स चार्ज होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा था। और इसमें जो जीएसटी पे करता है वो कौन पे करता है, एप्लीकेबल देखा था कि एप्लीकेबिलिटी रिवर्स चार्ज की क्या होती है। तो उसमें हमने 9 सिनेरियोस को देखा था, जिसको एक एक को डिटेल में समझा था। तो अगर रिवर्स चार्ज की बात करें, ये होता क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या क्या होता है कि रिसिपेंट जो होता है गुड्स या फिर सर्विसेज का, वो पे करता है जीएसटी। बल्कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जीएसटी के जो सप्लायर होता है वो जीएसटी पे करता है। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसीवर या फिर रेसिपेंट बोल सकते हैं वो जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, एप्लीकेबिलिटी भी डिटेल में देखी थी, 9 सिनेरियोज। अभी यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करते हैं और हेडिंग लिखेंगे, लिस्ट ऑफ गुड्स liable to be taxable under reverse charge in जीएसटी। तो ऐसे गुड्स की लिस्ट देखेंगे जो कि लायबल होते हैं टैक्सेबल के लिए अंडर द रिवर्स चार्ज। तो एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट गुड कौन सा होता है इसमें, कैश्यू नट्स। ये तो लिख दिया, गुड्स का लिखना था। कैश्यू नट्स मतलब कि काजू, या फिर वो रॉ भी हो सकते हैं, रोस्टेड भी हो सकते हैं, मतलब कि थोड़े से फ्राई हुए हुए, रोस्ट हुए हुए, या फिर बोल सकते हैं शेल्ड या फिर अनशेल्ड, मतलब कि किसी भी तरह के। अनशेल्ड मतलब कि वो पील्ड भी हो सकते हैं या फिर नॉट शेल्ड। तो काजू होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह तरीके के हों। तो वो इसमें सप्लायर क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट। और जो रेसिपेंट है वो कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो फर्स्ट कौन सा गुड हो गया, कैश्यू नट। सेकंड की अगर बात करें तो बीड़ी, सेकंड नंबर डालते हैं। बीड़ी लीव्स, चाहे वो फ्रेश हो या फिर ड्राई हो, मतलब कि सूखी हुई हो, कैसे भी हो, बट अगर बीड़ी लीव्स की बात आ रही है तो इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम एग्रीकल्चरिस्ट। और जो रेसिपेंट है सेम ही रहेगा, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। फिर थर्ड गुड की अगर बात करते हैं तो टोबैको लीव्स। तो ये जो लीव्स होती है ये भी कैसी होनी हो सकती है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे या फिर वो ड्राई हो। तो इनमें सप्लायर कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट। और रेसिपेंट सेम रहेगा, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि इन तीनों में से कोई भी हो, इसका सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट होगा, और जो रेसिपेंट होगा मतलब कि जो रिसीव कर रहा है वो कौन होगा, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। तो ये गुड्स क्या होंगे कि टैक्सेबल रहेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में।
फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सिल्क यार्न। तो इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो कि मैन्युफैक्चर करता है सिल्क यार्न को, किससे, फ्रॉम रॉ सिल्क से, या फिर सिल्क वॉर्म के जो कोकून्स होते हैं उनसे, मतलब कि सिल्क यार्न को वो बनाता है। मैन्युफैक्चरर आएगा इसमें, तो मैन्युफैक्चरर लिख देती हूँ मैं, बाकी डिटेल में तो बता ही दिया। और रेसिपेंट क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ही होना चाहिए। फिफ्थ गुड कौन सा हो सकता है इसमें, वेस्ट और स्क्रैप। स्क्रैप मतलब क्या होता है, कबाड़। तो कोई भी वेस्ट या फिर कोई भी स्क्रैप कैसा हो सकता है, वो मेटल का हो सकता है, लाइक एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या फिर जिंक। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सेम ही रहेंगे, इसको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पे, लॉटरी सप्लाई। तो अगर लॉटरी सप्लाई की बात करें तो इसमें जो सप्लायर होता है वो कौन हो सकता है, मतलब जो सप्लाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूनियन टेरिटरीज, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है वो इसमें सप्लायर होगी। और रेसिडेंट कौन होगा इसमें, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर कोई भी सेलिंग एजेंट जो हायर कर लेते हैं वो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। फिर सेवंथ पॉइंट की अगर बात करते हैं, सिक्स का क्या, सेवन पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कोई भी यूज करता है मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कौन से गुड्स, यूज्ड मोटर व्हीकल्स। तो ये कैसे मोटर व्हीकल्स होने चाहिए, जो कि सोल्ड किए गए होते हैं किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से टू अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें जो सप्लायर होता है वो कौन होता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। और जो रिसीवर होगा वो कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन। एड्स की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का कोई भी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होना चाहिए, जैसे पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ये सारी चीजें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीरियल्स, पल्सेस, एक्सेट्रा, मतलब कि इस तरह की चीजें। तो ये जो होती हैं ये भी कैसा होना चाहिए, सोल्ड होना चाहिए, मतलब कि बे सप्लायर जो होता है इसमें वो कौन होना चाहिए, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन। और वो सेल किसको करेगा यहाँ पे, टू अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल करेगा। तो दोनों क्या है इसमें, सॉरी अनरजिस्टर्ड कैसे हो जाएगा दोनों। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन किसको सेल करता है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है, मतलब रिसिपेंट इसमें रजिस्टर्ड पर्सन ही रहेगा। फिर नाइन्थ की यहाँ पे बात करते हैं तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो फिर भी नॉर्मल सा है, आगे और देख लेते हैं। यूज्ड मशीनरी, मतलब कि यूज की हुई मशीनरी कौन सेल करेगा, सेलर कौन होगा इसमें, सोल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अ नॉन, या फिर बोल सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। फिर टेंथ की अगर बात करें यहाँ पे तो ओल्ड और यूज्ड कोई भी
पुराने या फिर यूज किए हुए गुड्स जो होते हैं वो सप्लाई कौन करता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको बेचेगा वो? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ये सारे केसेस मैंने कौन से लिखना है कि ये ऐसे गुड्स हैं जिसमें सप्लायर क्या होना चाहिए, रेसिडेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, तभी वो जो होगा एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज। मतलब कि ये सारे गुड्स तभी लायबल होंगे, टैक्सेबल होंगे रिवर्स चार्ज के अंडर। जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाई है, जरूरी नहीं है कि यही पूरी लिस्ट हो, इससे ज्यादा भी, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 10 लिखवाए हैं, तो इससे भी ज्यादा गुड्स होते हैं जिसमें कि रिवर्स चार्ज अप्लाई हो सकता है, फिर एप्लीकेबल रहता है। तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, मेन मेन मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।